हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल वेंचर्स। माय नेम इज अंकित गुप्ता और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका फुल फॉर्म, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका हेड ऑफिस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कंट्रीज मेंबर हैं। चार ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और तो चलिए एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डालते हैं नजर और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करेंगे आप सभी के साथ डिस्कस। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूएन। तो आगे की कुछ स्लाइड्स केवल यूएन को डेडिकेटेड रहेंगे। यूएन, यूएन के फंड्स, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूनाइटेड नेशंस नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना हो। यूएन की स्थापना यानी कि यूएन का जो स्टैब्लिशमेंट था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन को स्टैब्लिश किया गया था ताकि वर्ल्ड को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, वर्ल्ड इकोनॉमीज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट की जा सके, ऐसी इकोनॉमीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गई थी। तो कंट्रीज के बीच में सहयोग, कोऑपरेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी को वापस से डेवलप करने के लिए यूएन को स्टैब्लिश किया गया था कि वापस से वर्ल्ड वॉर जैसे हालात ना बने और अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो तो उसे मेज पर, टेबल पर आकर सुलझाया जा सके। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को स्टैब्लिश किया जाता है और यही रीज़न है कि 24 अक्टूबर की जो डेट आपकी यहाँ पर बनती है, इस तारीख को यूएन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसे यूएन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हेड ऑफिस इसका बनता है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूएन? तो इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये 6 की 6 जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो आपको याद करनी होंगी। अरेबिक लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। का मतलब ये है कि यूएन का जो कामकाज होता है, यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल वर्किंग होती है, वो इन 6 लैंग्वेजेस में ही आपकी यहाँ पर होती है। 2025 के अकॉर्डिंग यूएन के करंट में जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 193 हैं। और हर साल 24 अक्टूबर की तारीख को क्या मनाते हैं? यूएन डे आपका मनाया जाता है। क्लियर है ये सारे फैक्ट्स? यूएन और यूएन का जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। यूएन की अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप हैज ग्रोन फ्रॉम ओरिजिनल 51 मेंबर्स। तो 1945 में जब यूएन को स्टैब्लिश किया गया था, तब यूएन में टोटल जो मेंबर कंट्रीज आपके थे वो 51 ही थे। यानी कि जो ओरिजिनल मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर यूएन को बनाया था वो मात्र 51 थे। और आज के टाइम पर धीरे 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 कंट्रीज की मेंबरशिप 51 से इंक्रीज होकर कहाँ पहुंच गई है? 193 आपकी यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है। ऑल द यूएन मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। तो यूएन की अगर हम लोग बात करें तो यूएन के टोटल 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और इन 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक होती है जनरल असेंबली। तो यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज आपके यहाँ पर होते हैं, यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं वो सभी जनरल असेंबली के भी मेंबर आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर होते हैं या यूं कहें कि वो व्यक्ति जो यूएन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल आपके यहाँ पर हैं। तो यूएन को कौन लीड करता है? यूएन को लीड करते हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल। और इस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? नाम रहेगा एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूएन की टोटल जो मेन बॉडीज हैं या जो मेन ऑर्गन्स हैं वो टोटल 6 हैं। ठीक है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूएन की जनरल असेंबली के बारे में। तो ये यूएन की मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है या यूं कहें कि ये सबसे मुख्य अंग है यूएन का।
और यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी मेकिंग, उसकी नीतियां, यूएन कैसे काम करेगा, किन कंट्रीज को किस तरीके से सपोर्ट करना है, सारी पॉलिसी मेकिंग जनरल असेंबली करती है। और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। मतलब कि जो 193 मेंबर्स कंट्रीज आपके यहाँ पर हैं, वो सभी के सभी मेंबर कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली में। तो यूएन को चलाने वाली जो मेन बॉडी है वो जनरल असेंबली है। सभी के सभी मेंबर्स कंट्रीज जनरल असेंबली के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यूएन के लिए पॉलिसी बनाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, तो इतने बड़े पैमाने पर कि 193 मेंबर स्टेट्स या 193 जो कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हो, तो यह इकलौती ऐसी यूएन बॉडी है जो इतने बड़े पैमाने पर कंट्रीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट आपका यहाँ पर करती है। क्योंकि यूएन की दूसरी कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर कंट्रीज को रिप्रेजेंट आपका यहाँ पर करता हो। ठीक है। हर साल सितंबर के महीने में यहाँ पर एक फुल यूएन मेंबरशिप मीटिंग होती है जनरल असेंबली के हॉल में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, फॉर द एनुअल जनरल असेंबली सेशन। तो हर साल सभी मेंबर कंट्रीज, 193 मेंबर कंट्रीज, हर साल सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क, जहां पर यूएन का हेड ऑफिस है, वहां पर जनरल असेंबली का एनुअल सेशन होता है। हर कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करने पर आता है। तो कंट्रीज के जो हेड्स होते हैं, पीएम या राष्ट्रपति वगैरह, वो यहाँ पर आते हैं और भाषण वगैरह या लेक्चर वगैरह या यूँ कहें कि स्पीच वगैरह भी देते हैं। और इसी दौरान अगर हम बात करें जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली का काम क्या है? जनरल असेंबली का काम क्या है? निर्णय लेना, डिसीजंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो डिसीजंस हैं, सच एज दोज ऑन पीस, शांति को लेकर, सुरक्षा को लेकर। जैसे कि इस समय यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, जैसे कि इस समय इजराइल और गाजा को लेकर आपकी लड़ाई चल रही है ना। तो शांति और सुरक्षा बनी रहे विश्व में। ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, क्या किसी नए कंट्री को मेंबरशिप देनी है यूएन की? यूएन के किस मिशन के लिए कितना बजट, कितना फंड? ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पर, इन सारे सवालों पर जनरल असेंबली डिसीजन लेती है और 2/3 मेजॉरिटी जरूरी होती है किसी भी डिसीजन को फाइनल करने के लिए, किसी भी डिसीजन के निर्णय को डन करने के लिए। ओके। तो आपने जनरल असेंबली देखा, अब देखते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को। तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद इसे हिंदी में कहते हैं, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है इसका मुख्य काम है अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो मेंबर्स की संख्या है वो 15 है। और इन 15 में से जो 5 आपके हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया पिछले काफी समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपील करता आया है, वकालत करता आया है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कंट्री है, उसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट आपकी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो इंडिया जद्दोजहद में लगा हुआ है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। ठीक है। ईच मेंबर, हर कंट्री का एक वोट होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ प्रेसिडेंसी विद रोटेट्स। तो हर साल कंट्री, हर महीने सॉरी, इसकी जो अध्यक्षता है वो रोटेट होती रहती है कंट्रीज के बीच में। ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये प्रिंसिपल बॉडी है फॉर द कोऑर्डिनेशन, सहयोग के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन, सुझाव देने के लिए। सुझाव किस बारे में? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर सलाह देने, सुझाव देने के बारे में, एंड एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स, उनको लेकर भी। तो करंट में अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं
और ये जो 54 मेंबर्स हैं इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली से 3-3 सालों के टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बॉडी है यूएन की वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इसको कहते हैं। बेसिकली ये जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। तो जब भी कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कोई लीगल डिस्प्यूट सामने आ जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निर्णय देती है या फिर मुद्दे को सुलझाने का काम करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन के सभी बॉडीज में से इकलौती ऐसी बॉडी है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका में नहीं है। इसका हेड ऑफिस द हेग नीदरलैंड में है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीट द हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में है। तो पीस पैलेस नाम की बिल्डिंग जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगती है, कंट्रीज की बातें या कंट्रीज के डिस्प्यूट सुने जाते हैं, कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। मैंने जैसे कि आपसे कहा ओनली वन इन द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से ये इकलौता है जिसकी सीट न्यूयॉर्क में नहीं है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रोल है? सेटल करना इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। कंट्रीज के बीच में जब कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है तो इंटरनेशनल लॉ के तहत डिसीजन देना, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, लीगल डिस्प्यूट्स को सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स, कंट्रीज के द्वारा, एंड टू गिव द एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस। तो कंट्रीज के द्वारा जो भी सलाह ली जाती है लीगल क्वेश्चंस वगैरह को लेकर एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी सर्विसेज देना, है ना। रिफर्ड टू बाय इट ऑथोराइज यूएन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। सेक्रेटेरिएट हिंदी में कहें तो सचिवालय। सेक्रेटेरिएट बेसिकली ये वो बॉडी है, ये वो बिल्डिंग है जो यूएन के डे टू डे टास्क को देखती है। सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल। तो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो सेक्रेटेरिएट का ही हिस्सा है, जिसमें हजारों इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स आपके यहाँ पर काम करते हैं। तो सेक्रेटेरिएट का काम या सेक्रेटेरिएट जो बॉडी है, सचिवालय जो है यूएन का, उसका काम है कि यूनाइटेड नेशंस के डे टू डे वर्क जो होते हैं उनको मैनेज करना ऑफ द यूएन एज मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो भी काम बोलती है, डे टू डे जो टास्क होते हैं वो मैनेज करना, और जो भी यूएन की अदर प्रिंसिपल बॉडीज हैं उनके जो भी टास्क होते हैं उन सबको मैनेज कौन करता है? सेक्रेटेरिएट। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1945 में आपके यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था अंडर द यूएन चार्टर, और आगे चल के 1 नवंबर 1994 को इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो यूएन की जो टोटल 6 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं या मेन ऑर्गन्स हैं उसमें से 5 ही फंक्शनल हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड है, ये काम नहीं करती। एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 25 मई 1994 को। इस रेजोल्यूशन के तहत द काउंसिल अमेंडेड इट्स रूल ऑफ प्रोसीजर टू ड्रॉप द ऑब्लिगेशन टू मीट एनुअली एंड एग्री टू मीट एज ओकेजन रिक्वायर्ड। तो अब पहले क्या होता था कि हर साल मीट होती थी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, लेकिन अब ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो एनुअल मीट है अब वो नहीं होगी, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ओकेजनली ट्रस्टीशिप काउंसिल की मीट हो सकती है, बट अब रेगुलर मीट आपकी यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूएन क्या है, यूएन की 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं और किसका क्या काम है वो भी हमने यहाँ पर देखा। इनमें से कौन फंक्शनल नहीं है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यूएन के कुछ प्रोग्राम्स और यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और फंड हैं उनको भी देख लेते हैं, जिनमें एक है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएन का ये जो प्रोग्राम बेसिकली इसका हेड ऑफिस, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में लोकेटेड है। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम करीब 170 देशों में क्या करता है? काम करता है और हेल्प करता है गरीबी को मिटाने में और असमानता को कम करने में। असमानता, गरीबी अमीरी के बीच की खाई, जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसे कम करने में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प करता है। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो आपका बनता है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेड ऑफिस भी आपका न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है।
यूनिसेफ 190 कंट्रीज में आपका यहाँ पर काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है बच्चों के जीवन को बचाना, टू डिफेंड देयर राइट्स एंड टू हेल्प देम फुलफिल देयर पोटेंशियल। तो आप लोग देखेंगे कि कई कंट्रीज में बहुत सारे बच्चों के साथ बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबरिंग कराई जाती है। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही उनका बचपना छुड़वा कर उनसे काम करवाया जाता है, इवन उनको स्कूल भी नहीं भेजा जाता। तो बेसिकली उन बच्चों को बचाकर उन्हें बेहतर एजुकेशन दिलाना, बच्चों के तौर पर जो उनके अधिकार हैं वो उनको दिलाना और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना, ये काम है बेसिकली यूएन का, यूनिसेफ का। और इसके लिए वो लगातार बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी स्कीम्स चलाते रहता है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ काम करता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कि उनका विकास हो सके, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का फ्यूचर है, राइट। तो उनका न्यूट्रिशन बेहतर हो, बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, बच्चों को एजुकेशन दिलाई जाए, बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट मिले, पोलियो इरेडिकेशन, बच्चों का बचपन में पोलियो जैसी बीमारी ना हो जाए, है ना, उसको रोकने के लिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन एंड एड्स से उनको बचाना, सोशल पॉलिसी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, है ना, पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, उसे मॉनिटर करना, एवेल्युएट करना, ये सब कुछ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WFP। WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मेन एम है वो है भुखमरी को कम करना, इरेडिकेट हंगर, भुखमरी को रोकना, और मलन्यूट्रिशन मतलब भुखमरी और हंगर मतलब कोई भूखा ना रहे। और कई बार जब आप एक ही तरीके का खाना खाते हैं या पर्याप्त खाना नहीं खाते तो आप कुपोषित हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। भुखमरी का मतलब है कि आपको खाने को नहीं मिल रहा, इससे मौत भी हो सकती है। मल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपको खाने को तो मिल रहा है लेकिन या तो बहुत कम मिल रहा है, बहुत थोड़ा मिल रहा है, या एक जैसा खाना दिया जा रहा है जिससे आपको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा, जिसके आपका शरीर बीमार हो सकता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल्स की हेल्प करती है। 88 कंट्रीज में, टोटल 88 कंट्रीज में ये वर्किंग है, विद असिस्टेंस एवरी ईयर थ्रू द फूड और कैश डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर। खाना खिलाना, कैश डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी तरीके के इनिशिएटिव चलाना। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी आपको यहाँ पर दिया जा चुका है इनके एफर्ट्स के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? यूएन की। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कौन सी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट, तो ये भी हंगर को खत्म करने के लिए ही प्रयास आपके यहाँ पर करते हैं। FAO को स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेड ऑफिस है रोम, इटली में। डायरेक्टर है क्यू डोंग्यू करके जो है वो आपके यहाँ पर क्या है, FAO के डायरेक्टर जनरल आपके यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ILO, फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है? ये है कि जो पूरी दुनिया में लेबर जो कम्युनिटी है तो उनके लिए सुरक्षा, स्टैंडर्ड्स, मतलब जो लेबर के अधिकार हैं कि उसे खतरनाक परिस्थितियों में काम ना करना पड़े, उनका हक ना मारा जाए, उनके अधिकारों के लिए काम करता है। ये भी यूएन की एजेंसी है whose mandate is to advance social justice and promote decent work by setting international labor standards। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेबर है, काम करने वाले लोग हैं, अब इसका मतलब केवल वो नहीं है कि काम करने वाले मजदूर, वो भी, और एक कंपनी के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय। तो काम करने वाले जो लोग हैं, लेबरिंग देने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके काम करने का तरीका डिसेंट वर्क कल्चर हो, है ना। लेबर्स की अगर हम लोग बात करें स्पेशली, कि वो खतरनाक कंडीशंस में काम ना करें। अगर वो खतरनाक कंडीशंस में काम कर रहे हैं तो उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाएं, उनकी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए, उनका एक तरीके से शोषण ना हो, उनका हक ना मारा जाए, ये सारी चीज़ें।
आईएलओ को स्टैब्लिश किया गया था 1919 में, 1919 में, ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद। एंड आईएलओ बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो ये यूएन की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी 1946 में। क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि यूएन की सबसे पहली, विच वन इज द यूएन फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी, देन योर आंसर इज आईएलओ। करंट डायरेक्टर जनरल जो आपके हैं गिलबर्ट एफ हुंगबो, ये आपके करंट डायरेक्टर जनरल बनते हैं किसके, आईएलओ के। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आईएलओ की रिपोर्ट्स की, तो आईएलओ कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, तो आईएलओ आपकी यहाँ पर पब्लिश करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट आईएलओ पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, एंड थर्ड वन इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आईएलओ ही क्या करता है, आपकी यहाँ पर पब्लिश करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज आईएमएफ। नाम आपने इसका जरूर सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसके टोटल मेंबर्स आपके 190 कंट्रीज आपके यहाँ पर बनते हैं, और ये काम करता है टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। मॉनेटरी कोऑपरेशन यानी कि मौद्रिक सहयोग, कंट्रीज को मौद्रिक हेल्प, फाइनेंशियल और मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करता है कि कोई कंट्री बर्बाद ना हो, दिवालिया ना हो, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल रखने का प्रयास करता है, गरीबी को कम करने की कोशिश करता है वैश्विक स्तर पर। इसके लिए आईएमएफ कई बार कंट्रीज को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। ऐसे लोन्स कंट्रीज अपने देश में गरीबी को कम करने, देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने, ठीक है, देश को ग्रो करने, देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल होता है। आईएमएफ का हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में लोकेटेड है। इसकी वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने करंटली 74 कंट्रीज को करीब करीब 28 बिलियन यूएस डॉलर का लोन ऑलरेडी दे रखा है, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके ये कंट्रीज अपने देश में रोजगार डेवलप कर सकें, बेरोजगारी कम कर सकें, बेसिक नीड्स को इम्प्रूव किया जा सके, वगैरह वगैरह। दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट्स कौन हर साल रिलीज करता है, ये आईएमएफ ही आपके यहाँ पर रिलीज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईएमओ। आईएमओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द मरीन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय दी शिप्स। देखिए, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता माध्यम, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका मरीन या फिर यूँ कहें कि बाया शिप ही है। यानी कि आप समुद्री मार्ग से बाया शिप अपने सामान को एक्सपोर्ट करें या ट्रांसपोर्ट करें, राइट। तो जब बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है, तो बड़े पैमाने पर जो शिप्स होते हैं वो एक कंट्री के मरीन एरिया को छोड़कर, सी एरिया को छोड़कर, ओशियन एरिया को छोड़कर दूसरे कंट्री के सी एरिया में आते हैं, जाते हैं। तो ऐसे शिप्स को सिक्योरिटी और सपोर्ट मिले, ठीक है, उनको लूटा ना जाए, या फिर कंट्रीज ऐसे मतलब कुल मिलाकर मरीन शिपिंग को थोड़ा सा बढ़ावा मिले ताकि ट्रेड बेहतर हो सके, ठीक है, और जहाज़ों से होने वाला जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके, ठीक है। समुद्र और महासागरों का इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है सामान भेजने और लाने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। तो पूरी दुनिया के समुद्र और महासागर सबकी साझा संपत्ति हैं। तो हमें वातावरण में जो प्रदूषण है, समुद्री जो पोल्यूशन है, उसे रोकना है, ठीक है। इंटरनेशनल शिपिंग को जितना सिक्योर और जितना बेहतर बना सकें उसके लिए काम करता है आईएमओ। 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जेनेवा में हुई थी,
ठीक है, जहां पर आईएमओ को स्टैब्लिश करने के लिए लोगों ने हामी आपकी यहाँ पर भरी थी। ओरिजिनल नेम इसे किस नाम से स्टैब्लिश किया गया था? इसे इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन आगे चल के 1982 में इसका नाम बदलकर आईएमओ आपका यहाँ पर कर दिया गया। आईएमओ का हेड ऑफिस लंदन यूके में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। और करंट में आईएमओ के, आईएलओ बोल दिया, माफी चाहूंगा, आईएमओ आईएमओ का हेड ऑफिस लंदन यूके में है और करंट में आईएमओ के 176 मेंबर स्टेट्स आपके यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना है ना, कोविड पैंडेमिक के दौरान सुना होगा। जैसा नाम वैसा काम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने, वैश्विक स्तर पर हेल्थ ट्रीटमेंट इसको बेहतर करने के लिए काम करता है, ताकि लोगों की पब्लिक हेल्थ, लोगों को बेहतर हेल्थ केयर आपकी यहाँ पर मिल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ को एस्टैब्लिश किया गया था और यही रीज़न है कि हर साल 7 अप्रैल की तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे आपका यहाँ पर मनाया जाता है। इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और करंटली डब्ल्यूएचओ के 194 मेंबर स्टेट्स आपके यहाँ पर हैं, मतलब टोटल मेंबर स्टेट। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वर्ल्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के बाद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक से ही समझ जाओ ना, वर्ल्ड बैंक, दुनिया का बैंक। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन, जो क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को, है ना। लोन्स टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल प्रोजेक्ट्स का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट से होता है जिससे देश का जो बेसिक इंफ्रा है वो डेवलप हो, जैसे रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पुल बनवाने के लिए, है ना, या फिर वाटर सैनिटेशन के लिए पैसे प्रोवाइड कराता है, डैम बनाने के लिए पैसे प्रोवाइड कराता है, जिससे बेसिक नीड्स लोगों की पूरी हो, है ना, हाईवे या सड़क डेवलपमेंट के लिए भी, है ना। 1944 में वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटो है। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है आपका वॉशिंगटन डीसी में। मेंबर कंट्री हैं आपके 189, मेंबर कंट्रीज हैं आपके 189। डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूटीओ की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। तो डब्ल्यूटीओ नाम से समझ में आ गया होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कि वैश्विक स्तर पर कंट्रीज के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिले। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। कंट्रीज के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडिया चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, रशिया इंडिया के साथ, रशिया दूसरे देशों के साथ। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंट्रीज के बीच में व्यापार होता है उसे कंट्रोल और रेगुलेट करता है। डब्ल्यूटीओ को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को और इंडिया भी मेंबर बन गया था 1 जनवरी 1995 को ही। जब डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। इसको माराकेश एग्रीमेंट के तहत स्टैब्लिश किया गया था, तब इसका नाम था गेट। मतलब तब इसका नाम गेट नहीं था, इससे पहले मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड काम करता था। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया। हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड रहेगा। करंटली मेंबर कंट्रीज आपके 166 हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पर जो रहेगा वो है आपका अंकटाड। अंकटाड अंकटाड एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका बनेगा। इसके 2 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, एक न्यूयॉर्क में है और एक आदिस अबाबा में है। मेन हेड ऑफिस आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड क्या करता है? ट्रेड वगैरह को लेकर ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट्स, ये तीनों रिपोर्ट जो जारी करता है वो अंकटाड आपकी यहाँ पर जारी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। करंट अफेयर्स वगैरह में सुना होगा यूनेस्को को लेकर। यूनेस्को का फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम क्या है, बिल्ड पीस थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान को, कल्चर और हेरिटेज को बढ़ावा देना कंट्रीज के बीच में और सहयोग करना। इस्टेब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को 1945 में। इसका हेड ऑफिस है फ्रांस पेरिस में। करंटली इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं और 12 इसके एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। ठीक है, अगर हम यूनेस्को की बात करें। ठीक है, G7 की बात करें तो G7 7 कंट्रीज का ग्रुप है जिसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका कोई ऑफिशियल हेड ऑफिस नहीं है। इसकी समिट्स होती हैं G7 की, और हर साल एक समिट आपकी होती है, एनुअल समिट होती है, और वो इन 7 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को होस्ट बनाया जाता है। तो हर साल रोटेशन बेसिस पर इन 7 कंट्रीज के बीच में G7 की जो समिट है वो एनुअली रोटेट आपकी यहाँ पर करती रहती है। तो जो भी होस्ट कंट्री होता है जिस साल, नॉट ओनली होल्ड्स द G7 प्रेसिडेंसी बट सेट द एजेंडा फॉर द ईयर। तो जो भी G7 कंट्रीज आपके यहाँ पर हैं, अगर किसी भी G7 कंट्री को इस साल के लिए G7 समिट का होस्ट बनाया जाता है तो इस साल उस G7 समिट में किस एजेंडे पर बात होगी, किन मुद्दों पर बात होगी, वो एजेंडा भी वो कंट्री सेट कर सकती है। G7 दुनिया की 7 मेजर डेवलप्ड डेमोक्रेसी, दुनिया के 7 सबसे जो विकसित देश हैं उनका ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आपके यहाँ पर हैं, तो सुनिएगा समझिएगा। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, G7 की जो शुरुआत हुई थी, G7 को एस्टैब्लिश किया गया था फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान। तो ये 5 कंट्रीज का ग्रुप था। और 1973 में जो ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में हुआ उसको लेकर इन 5 कंट्रीज ने, ये ग्रुप ऑफ 5 ने इस ग्रुप की शुरुआत करी, और आगे चल के कुछ और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज इसमें ऐड हो गई। तो अभी अगर मैं बात करूं तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा, टोटल ये 7 कंट्रीज आपकी G7 के हिस्सा हैं या G7 के मेंबर्स हैं। इन्हें ही ग्रुप 7 कंट्रीज बोलते हैं। दैट मीट्स एनुअली टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, इन सब पर वो बातचीत आपकी यहाँ पर करते हैं। एक समय G7 को G8 के नाम से जाना जाता था क्योंकि G8 में रशिया भी आपका यहाँ पर शामिल था। रशिया ने G7 को ज्वाइन किया था 1997 में, और तब से G7 को G8 कहा जाने लगा था। लेकिन 2014 में यानी कि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला करके क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया, तब से रशिया की जो मेंबरशिप थी G8 से वो सस्पेंड कर दी गई। तो रशिया के हट जाने के बाद G8 बन गया आपका यहाँ पर G7। इसी G7 की तरह ही G20 भी है। तो G20 को एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997-98 में। तो कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उन्होंने मीटअप करने के लिए बेसिकली क्या किया था, G20 ग्रुप के साथ शुरुआत करी थी। तो G20 का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। इसका भी कोई परमानेंट हेड ऑफिस नहीं है। जिस कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है, जो कंट्री होस्ट कंट्री होता है, हर साल वहीं पर G20 मेंबरशिप या G20 की समिट आपकी होती है। कोई परमानेंट हेड ऑफिस नहीं है। G20 में टोटल 20 कंट्रीज हैं, 20 नहीं 21 है वैसे, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका हिस्सा बन गया है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो G20 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो G20 आप ऐसे समझो, अभी हमने G7 को देखा तो G7 में 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ठीक है, G8 तब था जब रशिया इसका हिस्सा था। रशिया की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई G8 से, इसलिए G8 बन गया G7, राइट। तो अगर हम रशिया को इंक्लूड कर लें तो ये हो जाएगा G8, और G8 में अगर हम अर्जेंटीना, तो 8 कंट्रीज तो ये हैं ही, प्लस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की,
और अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लें तो ये बन जाता है G20। काउंट करोगे तो 21 आएगा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड हुआ है, लेकिन इसे G20 आपका यहां पर बोला जाता है। तो ये सभी कंट्रीज, तो ये समझ में आ गया G7 किन्हें कहेंगे, G8 किन्हें कहेंगे, G20 किन्हें कहेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए FATF पर बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसलिए स्टैब्लिश किया गया था इन रिस्पॉन्स टू माउंटिंग द कंसर्न ओवर द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी, गलत तरीके से कमाया गया पैसा, ऐसा पैसा जिस पर टैक्स पे ना किया गया हो। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, मतलब कि उस पैसे को हम लीगल बना दें, इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी और जब मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से बढ़ने लगी तो इस कंसर्न को देखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया गया, और इसे स्टैब्लिश किया गया था G7 ग्रुपिंग के द्वारा ही। मतलब जो अभी हमने G7 ग्रुप के बारे में पढ़ा है, उन्हीं के द्वारा पेरिस में 1989 में FATF की शुरुआत हुई थी, और 2001 में FATF को टेररिज्म फाइनेंसिंग की जिम्मेदारी भी दी गई। मतलब ऐसे कंट्रीज जो दुनिया के दूसरे देशों में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा देते हैं या फाइनेंस करते हैं टेररिस्ट को कि वो दुनिया के दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमने FATF में उसको शामिल करने की वकालत करी। पाकिस्तान लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहा क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग करता है, पैसे देता है आतंकवाद फैलाने के लिए। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए दुनिया भर में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एस्टैब्लिशमेंट 1989, पेरिस फ्रांस हेड ऑफिस बनेगा। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं आपके 40, जिसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन भी आपके यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज का जो ग्रुप है वो है आपका सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कब सार्क को स्टैब्लिश किया गया? 1985 में। हेड ऑफिस काठमांडू नेपाल। करंट में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क के। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, पहली बार इन कंट्रीज की मुलाकात 1989 में कोलंबो में हुई थी। 2007 में 8वां कंट्री जिसने ज्वाइन किया, सबसे लेटेस्ट कंट्री, वो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान वाज द 8th मेंबर ऑफ द सार्क, जिसने 2007 में सार्क को आपका यहाँ पर ज्वाइन किया। तो इसके साथ ही हमारा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। लेकिन आई होप कि इस टॉपिक से, इस क्लास से, इस वीडियो से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पर बनते हैं इंटरनेशनल लेवल के, क्या चीज़ें एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, कितना हमें पढ़ना है, ठीक है, कितना हमें याद करना है, केवल उतनी ही जानकारी हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी। ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन का एम, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका हेड ऑफिस, उसके मेंबर्स और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स उसके साथ हमने डिस्कस करी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं। तो आज के लिए फिर इस लेक्चर में इतना ही। तो चलिए।